सर, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल एतमाद बहाल होना मुमकिन है? क्योंकि हम उधर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इतनी काविशें की ये मुआहिदा कराने में और सालिसी का किरदार अदा करने में, वो शायद कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अब तो बाकायदा कहा जा रहा है कि वो जो मुआहिदा है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। आप क्या देख रहे हैं? ये कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है या आपको इसका कोई हल नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि इसका हल होगा। थोड़ा बहुत टाइम है, थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये देखें कि एक सुपर ताकत और दूसरे उसके अगेंस्ट एक ऐसा मुल्क जो कि रिजनल ताकत भी क्लेम करता है था नहीं। लेकिन जो छोटा मुल्क है उसने सुपर पावर को बहुत बुरे तरीके से नाको चने चबाए हैं। अब आप सुपर पावर के शूज में जाके उसके माइंडसेट को अगर समझें आप कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एजिटेटेड है और वो तिल मला रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी जो ऑनर और प्रेस्टीज है उसको रिडीम करूं। मेरे नजदीक जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो एक छेड़ बन चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप की। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईरान इज राइडिंग द नर्व्स ऑफ अमेरिकन जो डिस्पेंसेशन पॉलिटिकल लीडरशिप है। छोटी सी एक्टिविटी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में होती है और उनकी तरफ से ऐसा रिस्पांस आता है जो कि नी जर्क रिस्पांस होता है। सो मेरे नज़दीक ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का इजहार है। अमेरिका ना जंग में कुछ अपने अहदाफ हासिल कर सका है, ना टॉक्स में कोई अपने अहदाफ हासिल कर सका है और ना ही उसको कोई ऐसी होप नजर आ रही है कि उसका कोई एक ऑनरेबल एग्जिट होगा। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को बहाना चाहिए होता है टू रिज्यूम फाइटिंग। और लेकिन ये कि अमेरिका को भी पता है कि एक लंबी जंग जो है वो उसकी फेवर में नहीं है, वो उसके जो राइवल्स हैं उनकी फेवर में जाएगा। तो इसलिए आपने 2 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है जिसकी बेसिस के ऊपर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है जहां पे अमेरिका के लिए लंबी जंग किसी सूरत में भी वो उसका जवाब नहीं बनता या वो ठीक नहीं होगी और अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से वो इसे ऑनरेबल एग्जिट हासिल करे। हमें ये भी पता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कतर में है। हमें ये भी पता है कि कतर और इस तरह के ममालिक और पाकिस्तान शामिल अभी भी कोशिशें कर रहे हैं कि रिवर्ट किया जाए बैक टू दैट एमओयू जो साइन हुआ था और मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। सही। और सर, अगर मामलात सपोज बढ़ते हैं तो क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा खलीजी ममालिक और नेटो भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि पिछले सारी एपिसोड में तो हमने देखा था कि किस तरह से नेटो ने अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट रखा था, लेकिन अब कुछ इस तरह के उनके सरबराहान के बयानात आ रहे हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। देखिए, जो इशू है ना स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का, पहले अगर जंग ये बायलैटरल थी, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के क्लोजर के बाद ये जंग जो है ये ग्लोबल इशू बन गया। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका इतना सीरियसली हर्ट नहीं होता जितना दुनिया सीरियसली हर्ट होती है। क्योंकि अमेरिका के पास और भी वसाइल हैं, अपनी उसकी शेल गैस है, अपनी उसकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वेनेजुएला को ऑयल उसके पास है। सो दुनिया ज्यादा हर्ट होती थी। और ये जो ब्लॉकेड लगाया था अमेरिका ने, इसमें भी अमेरिका का पर्पज यही था कि दुनिया जो है वो पेन फील करे और वो अमेरिका के साथ खड़ी हो। अब जब इशू चल रहा है इन दिनों, ये जो एमओयू भी की वापसी जो हुई है, ये बेसिक भी वजह जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके ऊपर मॉरल प्रेशर बढ़ रहा है नेटो के ममालिक के ऊपर, रिजनल कंट्रीज के ऊपर, कि वो भी अमेरिका को ज्वाइन करें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक ग्लोबल जो राहदारी है वो इंश्योर करने में। बिकॉज वरना अमेरिका को पता है और दुनिया को भी पता है कि पूरी दुनिया उससे इम्पैक्ट होगी। बिग क्वेश्चन कि क्या ये लोग ज्वाइन करेंगे अल्टीमेटली या नहीं करेंगे, बिकॉज अमेरिका जो है वो तो जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इस वक्त भी अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है। तो ये ममालिक बाकी भी ज्वाइन करके मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अमेरिका को असिस्ट नहीं कर सकेंगे। सही। और अगर किसी मुल्क के साहिली रडार, फिजाई दिफा या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को इब्तदाई मरहले में निशाना बनाया जाए तो इसके बाद इस मुल्क की दिफाई सलाहियत पर क्या असर पड़ता है? क्या ये रवायती एयर प्रियोरिटी हासिल करने की हिकमत अमली है?
देखिए, अगर तो आप रेफर कर रही हैं ईरान के ऊपर जो जी। स्ट्राइक्स की हैं ओवर 140 के करीब अमेरिका ने, सो ईरान ने जो मेन वॉर जो इससे पहले हुई थी उसमें अपनी जो रिजॉल्व है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया। उनकी लीडरशिप को promote किया गया, उनके इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक किया गया, लेकिन ओवर ओवर समथिंग लाइक 4 डिकेड्स ईरान ने अपना ऐसा मिलिट्री सिस्टम बना लिया हुआ है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। लीडरशिप चली भी, फिर भी वो काम जारी रहता है। आपने जी। देखा था कि स्ट्राइक्स हो रही थी, फिर भी ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो उसी तरीके से फ्लाई ऑफ कर रहे थे और टारगेट्स को हिट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रेस्टीज की तो रिकवरी है अमेरिका की। वो कह सकते हैं कि जी हमने बहुत बुरे तरीके से पेन कॉज किया है ईरान को, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो उनको अगर आप कहें कि जी ईरानियंस जो है उनकी कैपेबिलिटी मिटिगेट होगी या लोअर होगी फॉर काउंटर स्ट्राइक्स, तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। और आजकल आप देख रहे होंगे कि बातचीत चल रही है बूट्स ऑन ग्राउंड। ये जी। सबको पता है कि लोग ऑन ग्राउंड नहीं जाते, एयर कैंपेन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सही। लेकिन लोग फौजों को ऑन ग्राउंड भेजने में इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अभी तक अमेरिका ये डिसीजन नहीं ले सका। बिल्कुल ठीक। और सर, ये जो ईरान की दिफाई हिकमत अमली का बड़ा इन्हिसार बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स और गैर मुतनासिब जंग पर है, आपके ख्याल में इनमें से कौन से अनासर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं? देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, अमेरिका और इसराइल के पास दुनिया की बेस्ट नेवी, दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स, कि कोई मिसाइल आ रहा है उसको वो डिटेक्ट करके शूट डाउन करें। कन्वर्सली ईरान के पास क्या था? मिसाइल्स और ड्रोन्स, दो ये चीजें थी। कोई उनकी नेवी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, एयरफोर्स उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। लेकिन अगर एक तरफ जराए जंग 6-7 हैं, इंटरनेट को भी अगर मैं शामिल करूं, तो दूसरी तरफ जराए जंग सिर्फ 2 हैं। लेकिन उन 2 के साथ ईरान ने नाको चने चबवाए हैं इस सुपर पावर को, कि वो उस पे हावी नहीं हो सका उस 7-8 जराए जंग के साथ जो कि उसके पास अवेलेबल थे। सो यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे इनएक्सपेंसिव और सस्ते वेपन सिस्टम्स जिससे अमेरिका को बहुत महंगे रिस्पॉन्सेज लगाने पड़ते हैं और फाइनेंशियली इकोनॉमिक वाइज उसको सफर करना पड़ता है, मेरे नज़दीक यही बहुत बड़ी कामयाबी थी ईरान की। और अभी भी ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकन अहदाफ को स्ट्राइक कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो ज्यादा पेन अमेरिका को फील हो रहा होगा ईरान की निस्बत। सही। और सर, अगर अब होर्मुज में कशीदगी बरकरार रहती है तो ईरान अस्करी एतबार से कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी तक जो एक तो ये है कि ईरान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल अपना रखे, और वो जो है अस्करी जराए से ही कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर जाता है और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती बट टू नेगोशिएट, बातचीत करने के अलावा और नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती, तो मेरे नजदीक ये एक अस्करी कामयाबी होगी। दूसरा जो है, ईरान ने अभी तक अमेरिका के जो बेसिस थे जहां से वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता था, उनको उतने बुरे तरीके से डैमेज किया है कि उनके आईज एंड टेक आउट कर दिया, उनके रडार्स उड़ा दिए, उनके जो है वो एवैक सिस्टम उड़ा दिए। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जो अस्करी कामयाबी है वो काफी हद तक ईरान ने हासिल की है। जब कभी कोई आता है हमला करने और दूसरा दिफा करने वाला होता है, अगर दिफा करने वाला हमला करने वाले को उसके अहदाफ हासिल ना करने दे तो हम कहते हैं कि वो दिफा करने वाला जो है वो जंग जीत गया। सो ईरान ने कोई उनको अहदाफ हासिल नहीं करने दिए, अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान जो है वो उसका जो मिलिट्री सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सारे चैलेंजेस। और सर, वो तो ईरान अभी भी खलीज में अमरीकी अड्डों और इत्तेहादी तंसीबात को निशाना बना रहा है, तो अमरीकी इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है? क्योंकि नुकसान तो काफी कर रहा है। उनके पास रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा एक लेसन इमर्ज हुआ है
चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी या ये जो जंग है, जो 2 दफा ये जंग हुई है ईरान इसराइल की, कि ये जो एयर कैंपेन्स हैं ये इससे आप मतलब पार्शली तो सक्सीड कर सकते हैं। किसी का आपने ब्रिजेस उड़ा दिए, उसकी जो ऑयल रिफाइनरीज थी वो उड़ा दी, उसकी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया, लेकिन जो ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें सक्सीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ना रजीम चेंज हुई, ना उनके मिसाइल स्टोरेज है वो टोटली खत्म की जा सकी, वरना रिस्पॉन्सेज ना आते, ना जो है वो उनको मजबूर किया जा सका कि वो न्यूक्लियर जो है वो आपको प्लेट में रख के तो आप सारा यूरेनियम आपको दे दें। ये सारा कुछ जब नहीं हो सका तो बाकी ये जो नुकसानात हैं वो ईरान बर्दाश्त कर लेगा, प्रोवाइडेड अगर ईरान को पता हुआ कि वो फाइनली बाय द क्लोजर ऑफ दिस वॉर उसको रेपरेशंस भी मिल रहे होंगे, उसकी सैंक्शंस भी लिफ्ट हो रही होंगी, उसको दोबारा से इकोनॉमिकली रिवाइव होने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो मीन्स अमेरिका के पास है, लेकिन जो रिजल्ट अमेरिका अचीव करना चाहता है वो इन मीन्स से मुमकिन नहीं है। सही। और सर, अगर अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त तवील अरसे तक मुतासिर रहती है तो उसके सिर्फ माशी नहीं बल्कि स्ट्रेटीजिक और अस्करी असरात भी होंगे। वो क्या असरात होंगे और क्या आलमी बहरी तैनातियों में बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो एक पैसेज है जहां से के सप्लाईज निकलती भी हैं और जाती भी हैं। ये जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनके पास पानी की शॉर्टेज, खाने पीने की शॉर्टेज, यहाँ पे ये कोई एग्रीकल्चर जो है वो सोसाइटीज नहीं है, सारा कुछ उनका बाहर से जाता है। और दूसरा ये जो ऑयल है वो यहाँ से निकलता है, उसके अलावा जो ऑयल से रिलेटेड देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक ये जो है आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ये सारी चीजों का इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट अगर ब्लॉक रहेगी लंबे अरसे के लिए तो जो दुनिया की जो है वो बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट होगी। आपने देखा अब ये दोबारा जब एमओयू जो इसमें ये डिप आया है तो पाकिस्तान में 13 रुपए बढ़ा दिया गया। तो इतना रैपिड इसका इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ऑयल प्राइसेस के ऊपर कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा कि वो लंबी जंग करे कि जिसमें पूरी दुनिया जो है वो सफर कर रही हो, वो जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के क्लोजर की वजह से।